नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज अपने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए एनडीए अपना कैंडिडेट बनाएगी। बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी और अगर उस चर्चा की बात करें तो इस बात पे भी चर्चा हो रही थी कि किस क्षेत्र से, किस रीजन से उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी बन सकती है। बेसिकली अगर बात करें तो ये हो रहा था कि कौन से ऐसे समीकरण हैं जो उपराष्ट्रपति के नाम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उस दृष्टि से देखें तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो बैरन लैंड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या सबसे कम उपजाऊ कहा जाए इलाका है, तो वो दक्षिण का इलाका है। उसमें अगर आप कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा केरल, इस बार केरल से एक सांसद है, तमिलनाडु एक भी सांसद नहीं है, आंध्र प्रदेश अलायंस के साथ जो भी हैं, तेलंगाना में थोड़ी स्थिति ठीक है। तो जो नीचे के 4 स्टेट हैं उसमें 2 स्टेट लगभग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गायब है। आंध्र प्रदेश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, अलायंस के साथ आप ज़रूर कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है कि वो किस तरह से दक्षिण में अपनी पकड़ को और मजबूत करे। उत्तर में सैचुरेशन पर है, उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार यूपी में खराब प्रदर्शन रहा, बिहार में सैचुरेशन जैसी स्थिति थी, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पूर्व का इलाका है, उम्मीद नहीं है। उड़ीसा ने इस बार थोड़ी स्थिति बीजेपी की बचा ली लोकसभा चुनाव में। लेकिन इन सब के अगर इन सब को दृष्टिगत रखें तो जो सबसे ज़्यादा उम्मीद भाजपा की थी वो दक्षिण से, विशेष रूप से केरल से, जहाँ से, क्षमा कीजिएगा, विशेष रूप से तमिलनाडु में, जहाँ सबसे ज़्यादा संभावनाएं दिख रही थी, इसलिए कि वहाँ पर जन समर्थन मिलना शुरू हो गया था। आंध्र प्रदेश में भाजपा कोशिश कर रही है, तेलंगाना में भी एक सर्टेन पॉइंट के आसपास आकर के रुक गई है। भाजपा को वहाँ से आगे बढ़ना होगा। 8 सीटें हैं, 17 सीटें हैं संभवतः तेलंगाना में, तो वो उसको बढ़ाना है। तो तेलंगाना भी बढ़ाना है, आंध्र प्रदेश भी बढ़ाना है, तमिलनाडु भी बढ़ाना है, केरल में बढ़ाना है। तो उन सब को दृष्टिगत करते हुए दक्षिण से एक व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी देने की घोषणा की गई। अब तमिलनाडु से आने के बाद ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तमिलनाडु लंबे समय के बाद तमिलनाडु से कोई किसी बड़े नेता को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसका प्रभाव दिखना चाहिए। अब जो सीपी राधाकृष्णन का कास्ट है वो महत्वपूर्ण है, उसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये भी एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो तमिलनाडु के चुनाव में बहुत मायने रखेगा। तो ये उन सब निर्णयों को, उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया गया है। अब सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड के गवर्नर थे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उनके लिए प्रमोशन है। वो तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े रहे हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और लगभग 1.5 लाख मार्जिन से जीते हैं। जिस लोकसभा से वो चुनाव जीत चुके हैं, इस बार पूर्व तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई
वहीं से चुनाव लड़े हैं। अब ये जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी प्रक्रिया है या पूरा का पूरा जो डिसीज़न है, ये कुल मिला करके तमिलनाडु में अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए तमिलनाडु से जुड़े हुए जो है वो तेलुगु स्पीकिंग पूरे एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ केरल का, इसलिए कि केरल का भी बहुत सारा इलाका तमिलनाडु से लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस होगा। तो कुल मिला करके ये दक्षिण में बेस बढ़ाने का एक बड़ा उपक्रम है जिसको एनडीए ने निर्णय लिया है। तो ये जो पूरा का पूरा वो है। अब चूँकि ये निर्णय क्यों करना पड़ा, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अभी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, एक भी सीट लोकसभा में नहीं है। लेकिन अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जब लोकसभा के चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ सीट जीतने वाला अकेले दम पर, हालांकि वोट परसेंट में ड्रास्टिक बदलाव हुआ, 3% 4% से बढ़ करके 12% के आसपास पहुंच गए हैं, तो एक 11-11.5% के आसपास पहुंच गए, तो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सीट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIDMK के साथ फिर अलायंस किया है और अब अलायंस में ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। और इसमें अमित शाह जी बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे के अन्नामलाई, वो सक्रिय रूप से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। उनके पास औपचारिक कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन पर जल्दी ही औपचारिक जिम्मेदारी आ सकती है जब भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और नई टीम बनेगी। लेकिन अभी जो पूरा का पूरा ये जो निर्णय हुआ है CP राधाकृष्णन को लेकर के, ये पूरा उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसके केंद्र में तमिलनाडु की राजनीति है। और तमिलनाडु की राजनीति में अपनी दखल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्नशील है। अब ये जो है जो निर्णय है ये 7 तारीख को ही हो गया था, लेकिन बाद में जो पार्लियामेंट NDA लीडरशिप की मीटिंग है वहीं पर, लेकिन वहाँ से फिर अथराइज किया गया नड्डा जी को इस मामले में सूचित करने के लिए। इसके बाद जब इस मामले में पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला हुआ, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा साहब, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये सब ने इसको औपचारिक स्वीकृति जब दे दी, तो उसके बाद जो है इस पर इसकी घोषणा कर दी गई। 21 तारीख को जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो ये जल्दी से इस पर निर्णय होना था। तो चुनाव को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के पास ज़रूरी नंबर हैं, तो वो चुनाव तो जीत ही लेगी। लेकिन चुनाव के पीछे का जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी योजना है, उस योजना पर बहुत बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिख रही है। और ये इस नेतृत्व की खासियत है कि इस तरह के निर्णय में कहाँ क्या कौन होगा उसको बहुत मंथन के बाद डिसाइड करते हैं। आप चाहे जिस तरह से उठा कर देख लीजिए, राष्ट्रपति पूर्व से आती हैं, ट्राइबल हैं, उपराष्ट्रपति पहले वाले जाट समुदाय से आते थे, राजस्थान के थे, और जाट जो समुदाय है वो भी 4 स्टेट को कम से कम प्रभावित करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली हैं। अब ये भी 4 स्टेट में इनसे निर्णय प्रभावित होगा कि दक्षिण भारत से कोई, ऐसे तो प्रभावित होने के लिए बहुत सारे वो हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों वो है। इस तरह के जो निर्णय हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो नया नेतृत्व है वो बहुत खूबी के साथ करता है और उसका फ़ायदा भी मिलता है उनको, बहुत स्पष्ट है ये। चाहे पिछले दलित प्रधानमंत्री रहे हों या और कोई वो है, इन सब का जो है वो प्रभाव दिखता है और निर्णय का फ़ायदा मिलता है। अब हम लोग इंतज़ार करेंगे कि इस निर्णय का तमिलनाडु में कितना प्रभाव होता है, इसलिए कि तमिलनाडु थोड़ा डिफ़िकल्ट मामला है, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ भी आइस ब्रेक कर पाती है तो ये नेतृत्व के निर्णय की सराहना होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।